गुड मॉर्निंग। मैं दीननाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं आप लोगों के समक्ष यूजी सेमेस्टर 2 के CC3 के अंतर्गत मॉड्यूल 3 से बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय लेकर आया हूँ। विषय का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी। इससे संबंधित अगर हम प्रश्न की बातें करें तो प्रश्न हमारा बनता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अर्थात भारत में बेरोजगारी से संबंधित व्याख्या करें। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि बेरोजगारी क्या है, भारत के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या करें। उसी संदर्भ को ध्यान में रखकर विस्तृत व्याख्या के तौर पर इस विषय का बृहद वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन मैं आगे करने वाला हूँ। सबसे पहले एक रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा संकलित नवीन आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2019 में जितनी बेरोजगारी दर थी वह 2016 और 2018 से काफ़ी अधिक थी। अर्थात 2016 में 7.2% बेरोजगारी दर था, वही 2018 में 5.9% से भी अधिक वर्तमान 2019 में हमारा इकोनॉमी दर देखा गया, अर्थात बेरोजगारी का दर देखा गया। सबसे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी क्या है, क्या होती है। बेरोजगारी उस अवस्था को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हो और उसे काम पाने में असमर्थता उत्पन्न हो रही हो या फिर असमर्थ हो रहा हो, उस अवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बेरोजगारी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाती है। साथ ही साथ बेरोजगारी का लगातार माप बेरोजगारी दर से होता है, जो श्रम बल के लोगों की संख्या से विभाजित बेरोजगार की संख्या पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO एक व्यक्ति की निम्न गतिविधियों के आधार पर रोजगार और बेरोजगार को परिभाषित करता है, जैसे कि कार्य करना, एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न यानी कि नियोजित होती है। काम के लिए उपलब्ध है यानी कि बेरोजगार है। काम के लिए न तो उपलब्ध है न ही उपलब्ध है। पहले दो श्रम व्यक्ति श्रम शक्ति का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना किसी काम के है। इसके लिए एक सूत्र का निर्धारण है, जैसे कि बेरोजगारी दर इजगल टू बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम शक्ति इंटू 100। अब देखते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रकार कितने प्रकार के हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित बेरोजगारी के प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगारी है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है, अर्थात किसी कंपनी में, किसी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, जहाँ पर यदि 10 व्यक्ति के रोजगार का उपयोग किया जाना चाहिए वहाँ पर 20 व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस अवस्था में व्यक्तियों को रोजगार दिए जाते हैं, यदि किसी कंपनी में 10 व्यक्ति को एक न्यूनतम मूल्य 10,000 के हिसाब से रोजगार दिए जाते हैं, उस जगह पर क्या किया जा रहा है कि 15 व्यक्ति को कार्य में लगाया जा रहा है और 10,000 से कम, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 7,000 या 7,000 8,000 करके सबको इनकम दिया जा रहा है, मजदूरी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यह छुपी हुई बेरोजगारी, और यह ज़्यादातर कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरे आते हैं हम मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुसार जो बेरोजगार होते हैं यह मौसम के दौरान होते हैं और खेतिहर मजदूर के पास शायद ही साल भर काम हो, अर्थात यह मौसम के अनुसार बेरोजगार। जैसे कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो कुछ ऐसे बंधुआ मजदूर होते हैं जो कृषि कार्य द्वारा अपना दिन चलाते हैं। उनको सिर्फ साल में 6 महीना ही, अर्थात 7 महीना ही मजदूरी मिल पाता है, बाकी 4 से 5 महीने वो बेरोजगार रहते हैं। इसी को हम मौसमी बेरोजगार। संरचनात्मक बेरोजगार की यदि हम बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगार यह बाजार में उपलब्ध नौकरियां, बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की श्रेणियां हैं। भारत में बहुत से लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
चक्रीय बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो यह व्यवसाय चक्र का परिणाम है। आर्थिक वृद्धि के साथ मंदी और गिरावट के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है। भारत चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसी घटना है जो ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तकनीकी बेरोजगारी इसी के अंतर्गत शामिल है। तकनीकी बेरोजगारी अर्थात तकनीकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान हुआ है। 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन के कारण नौकरियां का अनुपात 69% वर्ष द वर्ष घट रही है। यदि हम वर्तमान 2020 में तकनीकी बेरोजगारी की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि वर्तमान का जो सिचुएशन विश्व और भारत का है, जहां पर डिजिटल इंडिया के तौर पे काम हो रहा है, अर्थात तकनीकी में बढ़ोतरी पर काम हो रहा है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूरी करके जीवन जीते थे, उनको तकनीकी अभाव के कारण अपने रोजगार को संभाल पाना मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए उनके रोजगार में असुविधा उत्पन्न हो रही है, जो तकनीकी बेरोजगारी से उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर्षण बेरोजगारी, जिसे कि खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। खोज बेरोजगारी नौकरी के समय अंतराल को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरी के बीच स्विच कर रहा है, तो दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने या मौजूद से नई नौकरी में शिफ्ट करने के समय आवश्यकता होती है। उस अपरिहार्य समय देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है। अक्सर एक स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं, लेकिन वास्तव में श्रमिक बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी छोड़ देते हैं। अगर हम कमजोर रोजगार की बात करें तो इसका मतलब है कि बिना उचित अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम करने वाले लोग इस प्रकार की कानूनी सुरक्षा को रोकते हैं, इसे बेरोजगार माना जाता है। उनके काम का रिकॉर्ड भी बनाए नहीं रखा जाता। यहाँ पर एक मानचित्र है, इस मानचित्र को बनाना जरूरी है। यह है 2011 का डाटा के आधार पर मानचित्र, यह है 2015 के डाटा के आधार पर। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में अर्थात बेरोजगारी की दर में जो बढ़ोतरी हुई है उसके संदर्भ में है, तो इस मैप को बनाना काफ़ी कारगर सिद्ध होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके नीचे ये हमारा इंडेक्स है जिसमें दिखाया गया कितना प्रतिशत से हमारा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है दोनों मानचित्र में। भारत में बेरोजगारी का मापन। भारत में बेरोजगारी का मापन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संगठन भारत के निम्नलिखित तरीके से बेरोजगारी की माप करता है। पहला है सामान्य स्थित दृष्टिकोण, साप्ताहिक स्थित दृष्टिकोण। सामान्य स्थित दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि जिनके पास सर्वेक्षण के तारीख से 365 दिनों में एक प्रमुख समय के लिए कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। ठीक है। साप्ताहिक में केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार का रूप दर्जा दिया जाता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे के लिए लाभप्रद काम नहीं था। दैनिक अगर दृष्टिकोण की हम बात करें तो इस दृष्टिकोण के तहत किसी व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति संदर्भ सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए मापा जाता है। एक दिन में 1 घंटे के लिए कोई लाभ कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति को उस दिन के लिए बेरोजगार के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत बेरोजगारी दर फरवरी 2019 में 7.2% हो गई, जो दिसंबर 2016 से सबसे अधिक और फरवरी से भी अधिक है। फरवरी 2019 में नियोजित व्यक्ति की कुल संख्या अनुमानित 406 मिलियन, फरवरी 2017 में नियोजित व्यक्तियों की कुल जो अनुमानित है 407.5 मिलियन के मुकाबले 400 मिलियन है। जनवरी 2019 में श्रम भागीदारी 43.2% से गिरकर फरवरी 2019 में 42.7% हो गई। श्रम भागीदारी दर अर्थव्यवस्था में कामकाजी आबादी के उस हिस्से को परिभाषित करती है जो वर्तमान कार्यरत है या रोजगार मांग रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो किस दर से 1999 से 2000 और 2004 से 2005 में हमारा कितना स्लो एम्प्लॉयमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना जो हमारा वर्किंग फोर्स है अर्थात कार्यशील जनसंख्या उनका वृद्धि किस प्रकार किस क्षेत्र में हुआ है वो हमारा इसमें शो कर रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस इसमें 28%, 30%, 12, 13, 60, 57। ठीक है, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं अंतर को भी दिखा रहा है, तो इस चार्ट को भी बनाना जरूरी है। बेरोजगारी के कारण सबसे बड़ा और मुख्य कारण है बढ़ती आबादी। यह कोई शैक्षिक स्तर या कामकाजी आबादी के व्यावसायिक कौशल पर भी निर्भर है। छोटे कुटीर उद्योग के व्यवसायों के लिए अपर्याप्त राज्य समर्थन, कानूनी जटिलता, कम अवसरचनात्मक वित्तीय बाजार संपर्क जैसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आवश्यक शिक्षा कौशल की कमी के कारण भी क्या है कि बेरोजगारी
बढ़ रहा है। साथ ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नहीं है, जिसका भी कारण हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी का है। विनिर्माण क्षेत्र में अपर्याप्त विकास, कम निवेश, इसीलिए द्वितीयक की रोजगार की क्षमता सीमित करती जा रही है। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, कृषि कार्यकर्ता के लिए वैकल्पिक अवसर की कमी के लिए संयुक्त है, जो प्राथमिक से माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में संक्रमण की मुश्किल बनाता है। प्रतिगामी सामाजिक मानदंड जो महिलाओं को रोजगार लेने या जारी रखने से रोकते हैं, अर्थात अंधविश्वासी हमारा समाज। अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव है बेरोजगारी से गरीबी का जन्म होता है। बेरोजगारी लंबे समय के बाद युवा पैसे कमाने की अवैध और गलत गतिविधियों से लिप्त हो जाते हैं। इससे देश में अपराध बढ़ता है। और प्रभाव की बात करें तो असामाजिक व्यक्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा आसानी से मोहित किया जा सकता है। उन्हें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास खोना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगार लोग ड्रग, शराब आदि हो जाते हैं, आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं, जिससे देश के मानव संसाधन में भी हानि होती है। आगे देखते हैं कि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि संसाधनों को उत्पन्न करने वाले कार्यशील जो व्यक्ति हैं आसानी से नियोजित किया जा सकता है। वास्तव में कार्यशील आबादी पर ही हमारा जो देश का विकास निर्भर है। और मसलन बेरोजगारी 1% की वृद्धि, जीडीपी 2% की कमी को दर्शाता है। इसको भी देख सकते हैं कि अर्बन वर्कर्स कितना है, हमारा रूरल वर्कर्स कितना है, कितना इसमें चेंजमेंट आ रहा है। सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं रोजगार बढ़ाने के लिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1980 से एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यह 1989 में शुरू किया गया। और इसमें 18 से 35 वर्ष के बीच रोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दिया गया। साथ ही SC ST युवाओं और महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया। RSETI यह भी समस्या को कम करने के लिए 1982 में धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक द्वारा संयुक्त पहल पर रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की स्थापना कर रही थी। और कर्नाटक में धर्मशाला के पास संक्षिप्त RUDSETI के साथ इंस्टीट्यूट ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण को अब भारत सरकार और सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। 2 तत्कालीन वेतन रोजगार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अप्रैल 1990 में 80:20 लागत साझा कर शुरू किया गया केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको भी 2005 में शुरू किया गया मनरेगा के तहत, जिसमें 100 दिन कार्य देने की बात कही गई। वर्तमान का सिचुएशन जो है, इसमें जो फी मजदूरी का है वो बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरू हुआ। 2016 में स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया। 2016 में स्टार्टअप का बाद बैंक ऋण को 10% 10 लाख के रुपये के बीच दिया गया। तो हम कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो ये रोजगार है, अर्थात हमारा जो ये बेरोजगारी का जो महत्वपूर्ण विषय है, काफ़ी चर्चित है, जो आने वाले एग्जाम में UGC M2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आप लोगों को इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड किया जाएगा।